प्यारे बच्चों, विद्रोही और राज चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह विद्रोहियों की एक समन्वित योजना थी जिसके तहत ये कार्य कर रहे थे। विद्रोहियों ने अपने नेता चुने स्थानीय इलाकों से और राज्य रजवाड़ों से। आज हम पढ़ेंगे विद्रोह के कारण। कई कारण हैं बच्चों, लेकिन इन कारणों में जो प्रमुख कारण है वो है कि भविष्यवाणियां और अफवाहों ने किस तरह से विद्रोह का स्वरूप तय किया। सबसे पहले तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा बच्चों। गाय और सूअर की चर्बी से लिपटे कारतूस जिन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। सिपाहियों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि गाय हिंदुओं की पवित्र पशु है और सूअर मुसलमानों की। तो इन सैनिकों ने यह कहकर इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना किया कि इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बच्चों, इसके अलावा ऐसी कौन सी अफवाहें और भविष्यवाणियां थी जिन्होंने इस विद्रोह को पनपने का रास्ता दिया? आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट की रिपोर्ट के अनुसार एक घटना घटी जिसमें खलासी, जो एक नीची जाति का था, खलासी बच्चों काम करने वाला, मजदूरी का काम करने वाला, और एक ब्राह्मण सिपाही जो उच्च जाति का था। खलासी ने ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने को कहा। ब्राह्मण सिपाही ने पानी पिलाने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि जब वह उसका बर्तन छुएगा तो अपवित्र हो जाएगा। खलासी ने भी गुस्से में आकर कहा, वैसे भी तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस मुंह से खींचने पड़ेंगे और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसके अलावा हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए ऐसी अफवाह फैली कि बाजार में जो आटा मिल रहा है उसमें गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया गया है। उत्तरी भारत के विभिन्न भागों से एक आदमी जो गांव-गांव जाकर रात में चपाती बांटता था। हालांकि यह किस लिए किया जा रहा था, इसका मकसद क्या था, यह न उस समय स्पष्ट था, नहीं आज हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे किसी आने वाली उथल-पुथल के रूप में देख रहे थे। एक महान क्रांति की राह तैयार हो रही थी। एक और भविष्यवाणी भी थी बच्चों कि प्लासी की लड़ाई जून 1757 में थी। प्लासी की लड़ाई, जिसके बाद अंग्रेज भारत के वास्तविक नवाब बन बैठे थे। प्लासी की लड़ाई के बाद ऐसी भविष्यवाणी हुई कि 100 साल के बाद यानी 1857 में अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। तो हमने अफवाहें और भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ा। अंग्रेज अफसरों के लाख कोशिशों के बाद भी, आश्वासन देने के बाद भी भारतीय जनता ने इस पर विश्वास नहीं किया, अंग्रेजों पर विश्वास नहीं किया और अफवाहों पर उन्होंने जल्दी ही अपना विश्वास कायम कर लिया। बच्चों, अफवाहें तभी फैलती हैं जब लोगों के मन में डर हो, शंका हो। बंगाल विजय के बाद लगभग सारे भारत को अपने अधीन कर लिया था अंग्रेजों ने, और जब भी कोई राज्य या इलाका वो जीतते थे, वहां अपनी शासन व्यवस्था, अपने कानून, अपनी न्याय प्रणाली, अपनी भू राजस्व व्यवस्था लागू करते थे। और इन जो कार्यवाहियों से डर पैदा हो गया था भारतीयों के मन में, उन्हें लगने लगा था कि उनके सामाजिक रीति रिवाज, उनकी जो धर्म है, उनकी जो लगान प्रणाली जो उनकी अपनी थी, अब वह पराई हो गई थी और एक दमनकारी शासन व्यवस्था के अधीन वे जीवन जीने के लिए मजबूर थे। तो लोगों को ये लगने लगा था कि सार्वजनिक हित के लिए एक क्रांति का होना आवश्यक है, अंग्रेजों को भारत से निकालना आवश्यक है। अफवाहें और भविष्यवाणियां किस तरह से विद्रोह में अपनी भूमिका निभा रही थी, हमने विस्तार से पढ़ा। अब बच्चों, और कौन से कारण थे जिससे विद्रोह की जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार हो रही थी? सबसे पहले राजनीतिक कारण। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि 1798। बच्चों, अंग्रेज भारतीय शासकों से सहायक संधि करते थे, जिसमें सहयोगी बच्चों भारतीय शासकों के लिए शब्द है। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। साथ ही संबंधित शासक को एक ब्रिटिश टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होगी और इस सैनिक टुकड़ी की जो रखरखाव की जो व्यवस्था है वह भी संबंधित शासक को करनी होगी। संबंधित शासक न तो किसी और शासक से संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाएगा।
एक तरह से कठपुतली शासक बना दिए गए थे। सहायक संधि के अधीन जो शासक अंग्रेजों के अधीन हुए, मुख्य रूप से अवध है बच्चों। 1801 में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। शर्तें हमने पढ़ी हैं। दूसरी है लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। लैप्स की नीति थी बच्चों, अगर कोई भारतीय शासक निसंतान मर जाता है, यानी उसका बेटा अगर उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। जैसे झांसी इसका एक उदाहरण है। अवध का अनैतिक रूप से अंग्रेजी राज्य में विलय। बच्चों, अवध के शासक नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन, यानी वे ढंग से शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आरोप लगाकर अवध का राज्य अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। इसका आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि सबसे जो भयंकर विद्रोह की ज्वाला थी वो अवध में क्यों फूटी, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, आगे पढ़ेंगे। आर्थिक कारणों की अगर हम बात करें बच्चों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत में एक व्यापारिक कंपनी बनकर वह आई। भारत से कच्चा माल ले जाया जाने लगा। अंग्रेजों ने भारतीय कच्चा माल को इंग्लैंड की बनी फैक्ट्रियों से पक्का माल बनाकर, यानी निर्मित माल लाकर भारत में बेचना शुरू कर दिया। क्या नुकसान हुए? एक तो यह है कि जो भारतीय उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो गए। भारत में कोई नया उद्योग नहीं लग पाया, जिसकी वजह से सूती वस्त्र बनाने वाले बढ़इयों, लोहारों, सबका जो रोजगार है वो बंद हो गए। कारीगर जो हैं वो बेरोजगार हो गए। जनता पर भारी कर लगाए गए अंग्रेजों द्वारा। हमने अभी पढ़ा ही है बच्चों कि भारतीय जो सामाजिक ताना बाना था उस पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार था और भारतीयों के जो जीवन निर्वाह की जो पद्धतियां थी वह तक नष्ट कर दी गई। भारतीय जीवन शैली नष्ट होने की कगार पर थी। भू राजस्व व्यवस्था बच्चों एक ऐसी व्यवस्था जिससे भूमि पर कर लगाया जाता है। हमने इस्तेमरारी बंदोबस्त पहले पढ़ा है पिछले लेसन में, जिसमें जमींदारों से यह उम्मीद की जाती थी, आशा की जाती थी कि वे अपने इलाके से भू राजस्व इकट्ठा करेंगे और कंपनी को सौंप देंगे। अगर कोई जमींदार ऐसा नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। स्थायी बंदोबस्त बच्चों, इसमें काफी बड़ी राशि थी भू राजस्व के रूप में जो किसानों से ली जाती थी। किसान इसे चुकाने में असमर्थ थे और इसी के साथ जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। भारत में काफी अकाल पड़े थे और भारतीय जो कृषि का जो मूल्य था वो भी काफी कम था। तो इस्तेमरारी बंदोबस्त ने भारतीय कृषि की कमर तोड़ दी। इसी तरह के बंदोबस्त बच्चों मद्रास और बंबई में लागू किया गया, जिसे रैयतवाड़ी कहा गया। इसमें किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को भू राजस्व की एक इकाई मान लिया गया। पूरे गांव को ही निश्चित जो लगान की राशि देनी पड़ती थी। भू राजस्व व्यवस्था और जनता पर भारी कर और भारतीय उद्योग धंधे चौपट होना, ये वे आर्थिक कारण हैं जिन्होंने विद्रोह का स्वरूप तय किया। सामाजिक और धार्मिक कारण। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली बच्चों, पश्चिम शब्द का अर्थ है यूरोप है, अमेरिका है, जो भारत के पश्चिम में है। तो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली भारत में जब लागू होती है तो लोग इसके खिलाफ होते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू की। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने इंग्लिश मीडियम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी स्थापित किए, जिसमें उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन भारतीय ये सोचने लगे कि उनका सामाजिक ताना बाना अब अंग्रेज तय कर रहे हैं, इसलिए भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ थे। ईसाई मिशनरी भी व्यापारी कंपनी के साथ भारत आए थे और हिंदुओं और मुसलमानों को ये लगने लगा कि उनका जो धर्म है वो संकट में है। बच्चों, नए कानून बनाए गए जिसके चलते सती प्रथा को खत्म किया गया 1829 में और हिंदू विधवा पुनर्विवाह। बच्चों, अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 1856 के कानून के तहत
उन्हें फिर से शादी करने की इजाजत मिल गई तो भारतीयों को लगा कि उनकी जीवन शैली नष्ट की जा रही है। भारतीयों से अपमानजनक व्यवहार, नस्ली भेदभाव हो रहा था बच्चों। नस्ली भेदभाव का अर्थ है कि अंग्रेज स्वयं को गोरे और भारतीयों को काले मानते थे, गाली गलौज करते थे और उनकी जो बेइज्जती करते थे। तो ये वे कारण थे जिन्होंने विद्रोह की ज्वाला भड़काई। सैनिक कारण, कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न देना। दूसरा है बच्चों, भारतीय सैनिकों से अभद्र व्यवहार करना, नस्ली गाली गलौज देना और भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए दूसरे देशों में भेजना, जबकि भारतीय समुद्र पार जाना अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। अंग्रेज अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा था और वे भारतीय सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा आम बात बन गई थी, जिसकी वजह से अफसरों और भारतीय सैनिकों के बीच में जो खाई थी वो बढ़ती चली गई। देखिए बच्चों, एक चित्र है, इसमें यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही दिखाए गए हैं और जो कलाकार है वो सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। इस तस्वीर के जरिए कलाकार यह बताने का प्रयास कर रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहनकर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं लग रहे हैं। तो जो सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार था, ये प्रमुख कारण बनता है बच्चों। तभी जब चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह फैली तो सैनिकों ने उस पर विश्वास कर लिया और अंग्रेजी राज को दहाने में अपना संपूर्ण जीवन जो है झोंक दिया। प्रशासनिक कारण, बच्चों अंग्रेजों ने भारत में अपनी ही न्याय प्रणाली लागू की। हमने पढ़ा हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, सती प्रथा विरोधी एक्ट जब वो लेकर आए तो भारतीयों को ये लगने लगा कि उनका सामाजिक ताना बाना तहस नहस किया जा रहा है और वे अंग्रेजों के खिलाफ थे। भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा क्लर्क ही बनाया जा रहा था, उन्हें ऊंचे पद नहीं दिए जा रहे थे। अंग्रेज कर्मचारियों का भारतीयों से दुर्व्यवहार था, वे नस्ली भेदभाव अपना रहे थे और भारतीयों को कमतर आंक रहे थे और जितने भी कानून बनाने की संस्थाएं थी उनमें भारतीयों को कोई स्थान नहीं था। कानून भारतीयों के लिए बनने थे लेकिन भारतीयों को ही पता नहीं है कि क्या कानून बनाए जा रहे थे। तो ये प्रशासनिक कारण थे बच्चों। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोगों को इस बात का गुस्सा था कि किस तरह से जो भू राजस्व व्यवस्था है उसने भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया है, विदेशी व्यापार ने किस तरह से दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर दिया है और लोगों को ये लगने लगा कि किस तरह उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इन कारणों के चलते अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय खड़े हुए और अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बचाने के लिए 1857 में जो ज्वाला भड़की उसका तात्कालिक कारण हमने पढ़ लिया है, जिसमें अफवाहों का और भविष्यवाणियों का भी काफी योगदान था। बच्चों, आज की वीडियो में हमने विद्रोह के कारण पढ़े, भविष्यवाणियां और अफवाहों ने किस तरह से विद्रोह का जो रास्ता है वो तैयार किया। आगे हम यह पढ़ेंगे कि अवध में जो 1857 का विद्रोह का रूप है वो ज्यादा भयंकर क्यों हुआ। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।